अस्सलामुअलैकुम फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू मिशन एमबीबीएस फॉर एंटी टेस्ट लेक्चर। जैसा कि आपको पता है कि एमडी केट और ईटा सर पर है, तो हमने भी सोचा आप लोगों के लिए कि लेक्चर के साथ साथ प्रीवियस एमडी केट और ईटा के जितनी भी पास्ट पेपर है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लें। इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स है। द फर्स्ट वन मेन ऑब्जेक्टिव्स फॉर फ्रेशर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट्स अपीयर होता है एमडी केट या ईटा में, उसको ज़्यादातर ये आइडिया नहीं होता कि किस तरह एमसीक्यूज पॉसिबल है एंट्री टेस्ट में। इसके अलावा जो दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि कौन सा चैप्टर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बनते हैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम एम डी के 2K22 और इस तरह ईटा 2K22। 3 सब्जेक्ट्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और हर सब्जेक्ट्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जिस तरह आज हमने डिस्कस कर लेना है बायोलॉजी को, तो हर पार्ट्स के अंदर हम 20 एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे और 20 एमसीक्यूज की सलूशन और इसके साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बनती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और इसके अलावा जो को रिलेटिव एमसीक्यूज पॉसिबल है वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम एम डी के 2K22 बायोलॉजी पोर्शन से। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी से 3 टाइप ऑफ एमसीक्यूज पॉसिबल है एंट्री टेस्ट में। एक रट्टा टाइप, दूसरा कंसेप्चुअल बेस पे, कंसेप्ट बेस पे, और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस भी कर लेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 फ्रॉम एमडीके 2K22। एमसीक्यूज नंबर 1 में क्या कह रहा है कि व्हाट डज द टर्म बैक्टीरियोफेज रेफर टू। अब ये जो एमसीक्यूज है ये कंसेप्ट बेस पे है। किस तरह है, जिस तरह ज़्यादातर स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, अगर बैक्टीरियोफेज वर्ड्स को देख लेते हैं तो उसको जहन में ये आइडिया होता है कि ये तो बैक्टीरिया के बारे में है ये एमसीक्यूज, तो ये गलत है। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर सही तरह अंडरस्टैंड नहीं किया हो तो ये एमसीक्यूज आप सही नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को ये टॉपिक आनी चाहिए। किस तरह, व्हाट डज द टर्म बैक्टीरियोफेज रेफर टू, यानी जो बैक्टीरियोफेज टर्म है ये किस चीज़ को रेफर कर लेता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को इस तरह एमसीक्यूज आ जाए और आपको वो 20 to 30% आता है और बाकी नहीं आता हो, तो फिर आप लोगों ने किस तरह इसको टैकल कर लेना है। इसके लिए आसान टिप्स ये है कि आप लोग ऑप्शन को डिलीट कर लेते रहिए। पहले हम उसको फॉलो कर लेते हैं कि किस तरह, जिस तरह बैक्टीरियोफेज वर्ड है तो ये यूज़ होता है वायरस के लिए। अब जब वायरस का वर्ड आ गया तो आप लोगों के जहन में जो ऑप्शन आते हैं उसमें आप लोगों ने वायरस को ढूंढ लेना है। किस तरह, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन ऑप्शन है अ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर लेता है। हाँ, ये तो थोड़ा रिजेंबल कर लेता है क्योंकि हमने कहा कि बैक्टीरियोफेज जो वर्ड है वो वायरस से रिजेंबल कर लेता है, नहीं वायरस के लिए यूज होता है। एक्चुअली ये वायरस ही है। नंबर 2 ऑप्शन अ बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट वायरस, बैक्टीरियोफेज तो बैक्टीरिया हो ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, हम डिलीट कर लेंगे एक ऑप्शन। अब थर्ड वन ऑप्शन में क्या कह रहा है, अ वायरस विच बिहेव लाइक अ बैक्टीरिया, वायरस कभी भी बैक्टीरिया की तरह बिहेव नहीं कर सकता। इसका रीज़न क्या है, जिस तरह आपको पता है कि वायरस क्या होता है, बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लेकिन बैक्टीरिया क्या, ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब थर्ड वन ऑप्शन जो है कम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड विरियन, ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि इसमें दोबारा से बैक्टीरिया की कम्बिनेशन और विरियन क्या है, और विरियन क्या है, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल। जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट। ये उन स्टूडेंट के लिए था जिसको ज़्यादातर एमसीक्यूज का आइडिया नहीं होता, मतलब उसके चांसेस 20 to 30% होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने मतलब टॉपिक को सही तरह अंडरस्टैंड किया हो तो वो ही फर्स्ट स्टेप में बस जिसको ये नज़र आ गया अ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया करेक्ट कर ले। लेकिन इसके अलावा आप लोगों ने ये 3 वाले ऑप्शन को भी एक बार रिव्यू कर लेना है। तो ये था फर्स्ट एमसीक्यूज फ्रॉम एमडीके 2K22। अब नेक्स्ट वन एमसीक्यूज में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। जिस तरह हमने लेक्चर के स्टार्ट में कहा कि कुछ एमसीक्यूज रट्टा टाइप भी हो सकते हैं। अब ये जो सेकंड वन एमसीक्यूज है ये रट्टा बेस है। किस तरह है, इसमें कह रहा है कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कौन से वायरस है, एडिनो वायरस है, पार्वो वायरस है, पोक्स वायरस है या हार्ट्स वायरस है। अगर आप लोगों ने ये रिवाइज नहीं किया बार बार तो आप लोग इस तरह एमसीक्यूज को करेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आप लोगों को एक टेस्ट भी देता हूँ। पहले इसका आंसर क्या है, पार्वो वायरस। अब इसके लिए जो सिंपलेस्ट ट्रिक से आप लोगों ने क्या कर लेना है, आप लोगों ने शीट पे डिफ्रेंशिएट कर लेना है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए इज द डबल स्ट्रैंड डीएनए
और इस तरह सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। बुक्स के अंदर जितनी भी मेंशन है आप लोगों ने इस तरह कर लेना है। अब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कौन सा है? पार्वोवायरस, पार्वोवायरस। इसके अलावा और जितनी पॉसिबल है आप लोग इसके साथ ऐड कर लें। अब डबल स्ट्रैंड डीएनए की अगर हम बात करें तो एडिनो वायरस, पोक्स वायरस एंड हर्स वायरस, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस है। तो आप लोग इस तरह मेंशन कर ले, एडिनो, इस तरह पोक्स, इस तरह हर्स वायरस। तो ये क्या है? डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस। तो इसके लिए सिंपलेस्ट वे ये है कि आप लोग डिफरेंशिएट कर लें और बाद में बार बार रिवाइज कर लें। तो इस तरह फिर आप लोग ये एमसीक्यूज राइट कर सकते हो। ओके, इसके अलावा जो थर्ड वन एमसीक्यूज है, हाउ मेनी टेल फाइब्रल अटैच्ड टू द इन प्लेट ऑफ अ बैक्टीरियोफेज। अब ये जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 3, ये डायग्राम के साथ रिलेटेड है। जब तक आप लोगों ने डायग्राम्स को अंडरस्टैंड नहीं किया हो तब डायग्राम को अंडरस्टैंड करना एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़रूरी है। किस तरह? हाउ मेनी टेल फाइबर अटैच द इन प्लेट ऑफ बैक्टीरियोफेज। अब ये हमारे पास क्या है? एक बैक्टीरिया का, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है, यानी बैक्टीरियोफेज वायरस का। अब ये इसका क्या है? हेड है। ये इसके अंदर डीएनए, ये इसकी नेक रीजन, ये इसकी शीट, ये ऊपर जो पड़ा हुआ है। अब ये इसकी बेस प्लेट या बसल प्लेट। अब एमसीक्यू में क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी टेल फाइबर, टेल फाइबर की बात हो रही है। अब टेल फाइबर हमें पता है कि इसकी ये जो फीट है, यानी 1 2 3 4 5 6, इसको क्या कहते हैं? टेल फाइबर। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? T4 का, T4 बैक्टीरियोफेज। अब 1 2 3 4 5 6 कितनी टेल फाइबर आ गई अटैच है? बेसल प्लेट के साथ 6। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 6। तो तब तक आप लोग ये करेक्ट कर सकते हो जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग हो डायग्राम पे। ओके, फोर्थ वन एमसीक्यूज में क्या कह रहा है कि द एंजाइम्स इंटीग्रेज प्रोटीएज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस। एंटीग्रेज, प्रोटीएज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम्स है किस में फाउंड करते हैं? ऑप्शन 1 है हेपेटाइटिस ए वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, हार्पी वायरस और इस तरह एचआईवी वायरस। तो हमें पता है कि ये तीनों एंजाइम्स किस में होते हैं? एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये भी कंसेप्ट बेस पे अगर आप लोगों ने एचआईवी को सही तरह पढ़ा हो। इसके अलावा इसकी फंक्शन भी आप लोगों को आनी चाहिए, एंटीग्रेस, प्रोटीएज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब एंटीग्रेस का फंक्शन क्या है, प्रोटीएज का फंक्शन क्या है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का? एंटीग्रेस का फंक्शन क्या है? वायरल डीएनए को, वायरल डीएनए को होस्ट में कन्वर्ट कर लेता है, होस्ट सेल में। इसके अलावा प्रोटीएज का फंक्शन क्या है? ये कर लेता है प्रोटीएज का फंक्शन क्या है? चॉपिंग ऑफ लॉन्ग स्ट्रैंड प्रोटीन एंड टू स्मॉलर वन। तो ये है प्रोटीएज का फंक्शन। इस तरह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फंक्शन क्या है? वायरल जीनोम को कन्वर्ट कर लेता है रेट्रोवायरस में, वायरल जीनोम को कन्वर्ट कर लेता है डबल स्ट्रैंड डीएनए में। तो ये था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के फंक्शन। अब व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज बाय यीस्ट एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? ये एमसीक्यूज बायो एनर्जेटिक्स से है। अब क्या कह रहा है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज बाय यीस्ट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा होगा? इथेनॉल एंड ऑक्सीजन, इथेनॉल एंड CO2, इथेनॉल एंड वाटर या लैक्टिक एसिड एंड CO2। तो इसके लिए सबसे इजीएस्ट वे ये है कि आप लोग इसके लिए फ्लो शीट डायग्राम समझें इन एमसीक्यूज को राइट करने के लिए। किस तरह? आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्लूकोज बाय ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको
ग्लाइकोलिसिस किसके अंदर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ग्लाइकोलिसिस कन्वर्ट इनटू 3 कार्बन कंपाउंड पायरोवेट, और पायरोवेट भी 3 कार्बन कंपाउंड है। अब पायरोवेट 2 पाथ को फॉलो कर लेता है। एक है ऑक्सीजन के मौजूदगी में यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन के मौजूदगी में, और इस तरह ये ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और इस तरह एनएरोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये फर्दर 2 में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट वन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और सेकंड वन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब जो एमसीक्यूज के लिए ज़रूरी बात है वो क्या है? एक तो ग्लाइकोलिसिस के बारे में किए तो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, इसके पायरोवेट 3 कार्बन कंपाउंड है। अब जो मेन एमसीक्यूज है वो एन में पॉसिबल है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन। जिस तरह एमसीक्यूज में मेंशन है कि व्हाट इज द इन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज बाय ईस्ट इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ईस्ट में इनके इन प्रोडक्ट क्या होगा। अब इसके लिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक लैक्टिक। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यानी ईस्ट के अंदर, और इस तरह अगर हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें तो ये इन मसल सेल, मसल, ह्यूमन मसल सेल। अब ईस्ट का जो एंड प्रोडक्ट होगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में वो क्या है? इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। इस तरह अगर हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें मसल सेल्स के अंदर तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें एंड प्रोडक्ट की तो ये है CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब जिस तरह हमारे पास एमसीक्यूज में मेंशन है कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज बाय ईस्ट, तो क्या है? इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। इसके अलावा आप लोगों से इस तरह भी पूछ सकते हैं कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में एंड मसल सेल में जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पूछा गया तो CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी। ओके, नेक्स्ट वन जो एमसीक्यूज है, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम MDK 2K22, ईच कैरियर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज फर्स्ट देन एंड देन डैश। अगर आप लोगों ने सही तरह अंडरस्टैंड किया वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक चेन होता है, ठीक है। ये क्या है? एक माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और इस तरह FADH, फिर इस तरह NADH एक चेन होता है, फिर इस तरह कोएंजाइम, क्यों? फिर साइटोक्रोम बी, फिर साइटोक्रोम, कोएंजाइम क्यों? साइटोक्रोम बी, फिर साइटोक्रोम सी, इस तरह साइटोक्रोम ए, फिर साइटोक्रोम A3। तो ये क्या होता है? पहले रिड्यूस्ड देन ऑक्सीडाइज्ड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फर्स्ट रिड्यूस्ड देन ऑक्सीडाइज्ड। ओके, इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रॉम MDK 2K22, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्सप्लेन डैश, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोलाइसिस, या जेट स्कीम, या मैकेनिज्म्स ऑफ ATP सिंथेसिस। अब ये एमसीक्यूज दोबारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के साथ क्या है? रिलेटेड है। किस तरह? इस तरह हमें पता है कि हाइड्रोजन बाहर की तरफ ज़्यादा होता है यानी ग्रेडियंट। अब ये एंट्री कर लेता है और फिर ये हाइड्रोजन एनर्जी लॉस करके क्या ADP
प्लस एन ऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करके क्या बना देता है, एटीपी। और इसको हम क्या कहेंगे, मैकेनिज्म्स ऑफ एटीपी सिंथेसिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसके अलावा जो 8 नंबर एमसीक्यूज है फ्रॉम एमडीके 2K22, व्हाट इज द कलर ऑफ क्लोरोफिल बी मालिक्यूल। अब ये जो एमसीक्यूज है ये भी रट्टा टाइप है। क्लोरोफिल बी मालिक्यूल, इसका कलर क्या है, ब्लूइश ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, येलोविश ग्रीन है या रेडिश ग्रीन है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, येलोविश ग्रीन। और जो ब्लूइश ग्रीन है ये किसका है, क्लोरोफिल ए का। इसके अलावा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो भी आप लोगों की आनी चाहिए, बुक्स में मेंशन है। जो क्लोरोफिल ए मालिक्यूल है मिथाइल ग्रुप इसका होता है, मिथाइल ग्रुप यानी CH3। इसके अलावा जो क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल बी, एक तो इसका कलर क्या है, येलोविश ग्रीन। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है इसके साथ SHO ग्रुप अटैच होता है यानी कार्बोनाइल ग्रुप। और इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है और इस तरह क्लोरोफिल ए का, ये भी आप लोगों को आनी चाहिए। क्लोरोफिल बी का जो क्लोरोफिल ए का जो फार्मूला है वो है C55H72O5N4Mg। इसके अलावा अगर हम क्लोरोफिल बी के लिए एम्पिरिकल फार्मूला लिख ले तो वो क्या है, C55H70O6N4Mg। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला होगा क्लोरोफिल बी के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, ओपन इनिशियल हाइड्रोस स्टार्च यील्ड गिव डैश माल्टोस सक्रोज ग्लूकोज एंड मानोस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ग्लूकोज। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि ह्यूमन ब्लड सेल कंटेन डैश % ऑफ वाटर। अगर ये भी रोटा टाइप एमसीक्यूज है, ह्यूमन की जो बोन सेल होते हैं इसमें कितनी % ऑफ वाटर होता है, तो वो है 20%। इसके अलावा अगर आप लोगों को या तो बुक्स के अंदर भी मेंशन है, अगर इससे एमसीक्यूज पूछा जाए कि ह्यूमन ब्रेन सेल कंटेन डैश % ऑफ वाटर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 85%। 11 फ्रॉम MDK 2K22, एमसीक्यूज क्या है, यूनिक 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द फुली फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन इज डैश। ऑप्शन नंबर 1 प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और इस तरह लास्ट वन क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो 3D शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। करेक्ट ऑप्शन क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोगों ने याद कर लेना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का जो एग्जांपल है वो क्या है, इंसुलिन। इंसुलिन। इस तरह अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी की अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट। और इस तरह अगर हम टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो एंटीबॉडीज, इसके अलावा एंजाइम या मायोग्लोबिन। तो ये था टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और अगर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो वो HB यानी हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। Okay, next one MCQs question number 12. Butyric acid is a carbon fatty acid. Butyric acid is a dash of carbon fatty acid. Butyric acid के अंदर कितनी कार्बन फैटी एसिड होते हैं, तो B जो ब्यूटेरिक होता है इसके अंदर 4 कार्बन फैटी एसिड होते हैं। और ये शॉर्ट चेन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13, एमसीक्यू नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। यानी n में से कौन सा कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, लिपिड है या ग्लाइकोप्रोटीन है या विटामिन है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ग्लाइकोप्रोटीन। और हमें पता है कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल जब टू डिफरेंट मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। जिस तरह ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड। नेक्स्ट टाइम ग्लाइकोलिपिड के बारे में भी पूछ सकता है। ओके, प्रोटीन
हाइड्रोलिसिस प्रोसेस इज द रिवर्स ऑफ डैश प्रोसेस। अब ये एमसीक्यूज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से है और क्या कहता है इस एमसीक्यूज के अंदर, जब जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है वो किस चीज़ का रिवर्स होता है, फोटोलाइसिस का, डिटेक्शन का, या कंडेंसेशन का, या कन्वेक्शन का। तो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस इज द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस। अब कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है, जब मोनोमर कंबाइन होके पॉलीमर बना देता है और इस दौरान वाटर रिलीज हो जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। अब हाइड्रोलिसिस क्या है, जब पॉलीमर डिसइंटीग्रेट या डिग्रेड हो जाए मोनोमर में और इस दौरान वाटर अब्जॉर्ब हो जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। अब एमसीक्यूज नंबर 15, प्रोटीन आर द मेन डिश ऑफ अ सेल, फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ अ सेल, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अ सेल, फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ अ सेल, या बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ अ सेल। ये भी सेकंड चैप्टर से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से। तो प्रोटीन मेन कंपोनेंट ऑफ किस चीज़ का है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अ सेल। यानी जिस तरह अगर हम एग्जांपल ले लें नेल की, इस तरह हेयर वगैरह की, ये सारी चीज़ से मिलकर बने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अ सेल से, प्रोटीन की। अब क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉल मे बी एब्सेंट, यानी सेल वॉल किस चीज़ में एब्सेंट है, प्लांट या एल्गी में, इसमें तो प्रेजेंट होता है, ये नहीं हो सकता। इस तरह अगर हम फंजाई और आर्किया की बात करें तो फंजाई में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इस तरह अगर हम एल्गी और फंजाई की तो इसमें भी प्रेजेंट होता है, तो ये भी रॉन्ग है। अब यहाँ पे जो लास्ट वन ऑप्शन रहता है बैक्टीरिया एंड आर्किया। अब बैक्टीरिया कुछ इस तरह बैक्टीरिया होते हैं जिसके अंदर तो मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी है जिसके अंदर नहीं होता। जिस तरह अगर हम एग्जांपल दे दें माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा तो इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉल मे बी, यहाँ पे मे बी का वर्ड्स यूज हुआ है, मे बी और मे बी नॉट। Okay, question number 17. Structural found by the invagination of plasma membrane and involved in a cell division and DNA replication of prokaryote cell. So which of the following is the correct option? Lysosomes, Golgi bodies, mesosomes या all of these? तो प्रोक्रियोट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इनविजिनेट होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेसोसोम्स। इसके अलावा गल्जी बॉडीज कहता है ये स्टेक ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेन होता है, और इस तरह लाइसोसोम्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली, सिंगल मेम्ब्रेनियस कौन सा ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया है या राइबोसोम्स या साइटोसोल, इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स। थर्ड वन ऑप्शन गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डी ऑप्शन गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स या माइटोकॉन्ड्रिया। सिंगल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनिस के बारे में मैंने आप लोगों को एक ट्रिक्स बताया था, अगर आप लोगों को याद हो फर्स्ट चैप्टर से, सिंगल पेग लाओ। अब सिंगल से सिंगल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनी, पी से पेरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी से गोल्जी बॉडीज, एल से लाइसोसोम, वी से वैक्यूल। तो यहाँ पे देख लो गोल्जी बॉडीज मौजूद है, लाइसोसोम्स भी मौजूद है, और इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी। अब क्वेश्चन नंबर 19 में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट की बात हो रही है, और ये भी फर्स्ट चैप्टर से ही है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से। तो अगेंस्ट की अगर बात हो रही तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एक्टिव, ए मीन अगेंस्ट। अब यहाँ पे अगर अलोंग की बात होती तो फिर पैसिव होता, और इस तरफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की अगर कैरियर की बात होती, कैरियर, तो फिर करेक्ट ऑप्शन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता। अब जो क्वेश्चन नंबर 20 है और लास्ट पार्ट 1 का, डाइजेस्टिव विक्यूल एंड ऑटोफेगोसोम्स आल्सो नोन एज डैश, फेगोसाइटोसिस, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, और इस तरह लास्ट वन प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड ऑटोफेगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सेकेंडरी लाइसोसोम्स।